तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th एपी को लेकर आए हैं आपके पास और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि एपी को किस प्रकार से बनाएंगे, ये एपी होता क्या है, इसमें और क्या कौन कौन सा टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज आपको हम बताएंगे आज। तो हमको पढ़ना है एपी। एपी मतलब श्रेणी पढ़ना है, श्रेणी। और श्रेणी होता है ये 3 प्रकार का जी, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ समानांतर श्रेणी मीन्स एपी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। समानांतर श्रेणी, इसी को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में एपी। यानी हमको पढ़ना है समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी आपको होता है 2 प्रकार के, लेकिन हमको इससे पहले ये बता देना चाहते हैं कि श्रेणी होता कितने प्रकार का है। श्रेणी कुल होगा आपको 3 प्रकार का होता है। श्रेणी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिए, श्रेणी 3 प्रकार का होता है जी। यानी श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, एपी, जीपी और एचपी। और देखिए बताते हैं 3 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी पहला है आपका समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एपी। दूसरा आपका है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं जीपी, यानी जीपी माने बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, इसी को बोलते हैं हम लोग जीपी। और तीसरा है आपको हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग एचपी। यानी श्रेणी 3 प्रकार का होता है, एपी, जीपी, एचपी, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और तीनों को इसे बारी बारी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर क्लास 10th में परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है तो ये होता है 3 प्रकार का, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। हमने देखिए आपको हम पढ़ेंगे पहले समानांतर श्रेणी पढ़ना चाहते हैं। पहला है आपका समांतर श्रेणी। पहला है आपका समानांतर श्रेणी, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग यानी एपी किसको आपको हो गए। तो ये संख्याओं का एक अनुक्रम होता है। ये क्या होता है जी? संख्याओं का वैसा अनुक्रम होता है जिसमें एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी संख्याओं का वैसा अनुक्रम, जिसमें एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है समांतर
समांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी कहलाता है यानी संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें कोई एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त करेंगे, समानांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, कोई संख्या आप ले लीजिए 4, कोई संख्या 4 है, इसमें कोई आप निश्चित संख्या को बार बार जोड़िए या बार बार घटाकर आप जो लिखेंगे वो जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो समानांतर श्रेणी में होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 है, इसमें कोई निश्चित संख्या में 3 जोड़नी है, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, इस प्रकार के अनुक्रम होगा। या दूसरा है कि 4 मेरा मन कर रहा है कि 5 5 घटा दें, तो 4 में से 5 का -1 -6 -11, इस प्रकार का अनुक्रम। यानी संख्याओं को जोड़ कर लाइए अथवा घटा कर लाइए, लेकिन निश्चित संख्याओं जो बार बार जोड़ना या घटाना है उसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी में होना। और वह निश्चित संख्या जिसको हम बार बार जोड़ते अथवा घटाते हैं वह आपका सार्व अंतर कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका सार्व अंतर कहलाता है। वह आपका सार्व अंतर कहलाता है। तो समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 प्रकार का श्रेणी होता है। अब समानांतर श्रेणी पर संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। इससे 4 7 10 13, 4 -1 -6 -11। अब आगे देखते हैं कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। तो देखिए समानांतर श्रेणी आपका 2 प्रकार का होता है। समानांतर श्रेणी कितने टाइप का होता है? तो समानांतर श्रेणी आपको 2 प्रकार का होता है। समानांतर श्रेणी आपको 2 प्रकार का होता है। एक है परिमित समानांतर श्रेणी, एक अपरिमित समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी आपको कितने प्रकार का होता है? तो यहां लिख देते हैं आपका समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है। समानांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है जी? तो समानांतर श्रेणी आपका 2 प्रकार का होता है। यानी एपी 2 प्रकार का होता है आपका, एक परिमित समानांतर श्रेणी, एक अपरिमित समानांतर श्रेणी। पहला जो है परिमित समांतर श्रेणी, पहला आपका है परिमित समानांतर श्रेणी, यानी डिफिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है परिमित समानांतर श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। अपरिमित समानांतर श्रेणी, यानी इसको बोलते हैं इनडिफिनिट, यानी इनडिफिनिट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। यह प्रोग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है, एक फिनाइट होता है, एक इनफिनाइट होता है। यानी समानांतर श्रेणी एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट होता है, यानी इसी को बोलते हैं एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट होता है। यानी परिमित समानांतर श्रेणी और अपरिमित समानांतर श्रेणी। परिमित समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी को कहेंगे जिसमें परिमित समानांतर श्रेणी वैसा समानांतर श्रेणी को कहेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो।
यानी अगर आपको कहा जाए कि परिमित समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, यानी एक में परिमित समानांतर श्रेणी, परिमित समानांतर श्रेणी वैसा समानांतर श्रेणी को कहेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। यानी आपको वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होता है, पदों की संख्या निश्चित होता है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे ले लीजिए 2, 5, 8, 11, ये हो गया एपी में है। ये 2, 5, 8 और 11 क्या है, एपी में आपको है। और 2, 5, 8, 11 एपी में है, जिसमें कुल कितने पद हैं, टोटल 4 पद है। तो 4 ही पद है, तो वह हो गया डेफिनिट समानांतर श्रेणी। और दूसरा है अपरिमित, यानी जिसको बोलते हैं अपरिमित, जिसमें अनिश्चित, इनडिफिनिट, यानी अनिश्चित अवयव हो, यानी अनिश्चित पदों की संख्या फिक्स नहीं किया गया हो, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित समानांतर श्रेणी। यानी वैसा समांतर श्रेणी या वैसा अनुक्रम भी बोल सकते हैं, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित, अनिश्चित होता है, पदों की संख्या अनिश्चित होता है, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है, जैसे ले लीजिए 2, 6, 10, 14, 18 डॉट करने के बाद ये कितने तक बढ़ते जा रहा है ये पता हमको नहीं है। यानी 2 में 4 जोड़े 6 आया, 6 में 4 10, 10 में 4 14, 14 में 4 18, इस प्रकार से जोड़कर जो अनुक्रम प्राप्त होगा वह वैसा अनुक्रम को बोलते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी। यानी समानांतर श्रेणी आपको 2 प्रकार का हो गया, परिमित और अपरिमित। तो वैसा समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको बोलते हैं परिमित समानांतर श्रेणी, और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित है उसको बोलेंगे अपरिमित समानांतर श्रेणी। तो अब आगे देखिए, तो आपको यहां तक समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समानांतर श्रेणी में श्रेणी कितने प्रकार का होता है, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी आपने पढ़ चुके हैं। यानी परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं। अब किसी भी अनुक्रम का जो फर्स्ट में ही दिया रहता है वो आपका होता है, उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। पहले जानिए कि सार्वंतर क्या किसे कहोगे आप, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, DEFERENCE, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में सार्वंतर।
कॉमन डिफरेंस यानी DIFFERENCE कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? किसी अनुक्रम में सार्व अंतर क्या होता है जी? किसी अनुक्रम में किसी एपी में वह निश्चित संख्या जिसको हमको बार बार जोड़ने अथवा घटाने से जो अनुक्रम प्राप्त होता है वह संख्या आपको सार्व अंतर कहलाता है। यानी एपी का यानी सार्व अंतर वह निश्चित संख्या जो किसी अनुक्रम को प्राप्त करने के लिए जोड़ा अथवा घटाया जाता है वह संख्या सार्व अंतर कहलाता है। वह संख्या सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। किसी अनुक्रम का जो होता है, किसी अनुक्रम को प्राप्त करने की जो संख्या जोड़ना अथवा घटाना पड़े वह संख्याएं आपको क्या कहलाएगा जी? सार्व अंतर कहलाता है। इसे D से सूचित किया जाता है। उसमें लिख लीजिए सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। इसे एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए है यहाँ A1 A2 A3 A4 डॉट। सार्व अंतर किसी भी अनुक्रम का सार्व अंतर हमेशा समान होता है। यानी किसी अनुक्रम का अगर आप सार्व अंतर ज्ञात करना चाहते हो तो सार्व अंतर हमेशा बराबर होगा। और सार्व अंतर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला यानी सार्व अंतर यानी D बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है जी? A2 माइनस A1। आगे वाला में से पीछे वाले को घटा देंगे। अगला पद में से पिछले पद को घटाने से प्राप्त संख्या जो होगा वह सार्व अंतर कहलाएगा। और किसी भी अनुक्रम का सार्व अंतर हमेशा समान होगा। किसी भी अनुक्रम का सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? तो समान होगा। यानी A1 A2 A3 A4 ये है। यानी जब D ज्ञात करें A2 माइनस A1। इसी प्रकार से आप D2 D3 D4 D5 ज्ञात करेंगे। अगर आपको ये D1 कहलाएगा। अगर मानिए D2 ज्ञात करना है तो होता है A3 माइनस A2। और अगर D3 ज्ञात करेंगे तो होगा A4 माइनस A3। और D1 D2 D3 यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 हमेशा ये बराबर होगा। और बराबर होगा तो वह अनुक्रम एपी में कहलाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो वह अनुक्रम एपी में नहीं कहलाएगा। यानी किसी अनुक्रम को जांच करना है कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए उसको आपको सार्व अंतर को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। सार्व अंतर जो होता है आपका वह निश्चित संख्या, सार्व अंतर किसे कहते हैं जी?
तो सार्वंतर वह उसे कहते हैं जो किसी अनुक्रम को प्राप्त करने के लिए जोड़े अथवा घटाना पड़े, उसे सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर, किसी भी अनुक्रम का सार्व अंतर हमेशा क्या होता है, तो समान होता है। सार्व अंतर हमेशा समान होता है। इतने तक में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एपी का कुछ व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप, यानी एपी को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, सो देखिए एपी को व्यापक रूप में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इतने तक किसी को प्रॉब्लम लगता है, आप लोग समझ में आता होगा आप लोगों को, और आप लोग बेहतर करेंगे। और मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझाएं और आप समझ पाते हैं तो अच्छा है, आप इस पर कॉमेंट करें। और मेरा ये वीडियो मतलब छोटे छोटे बनाते हैं तो फिर प्रयास है कि बेहतर वीडियो बनाकर आप लोग को उपलब्ध करवा दें और जिसमें आपको बेनिफिट हो। और मेरा अनुक्रम को ही स्टार्ट करने का मेन मकसद ये भी है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर में हमने अनुक्रम को ही स्टार्ट किए हैं। तो ऐसा सोचे कि अगर यहाँ पढ़ाते हैं वही चीज़ को विद्यार्थी को, इंस्टीट्यूट वाले को पहुंच जाए, इसीलिए हमने अनुक्रम से शुरू किए। नहीं तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करते। तो आप देखिए एपी का व्यापक रूप, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। यानी जनरल फॉर्म क्या होगा समांतर श्रेणी का, समानांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी दिया हो तो, सार्व अंतर डी दिया हो तो एपी बराबर होता है ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी प्रकार से आपको जितने पद लेने की कहा जाए आप उतने पद को लेकर के बनाओगे। यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, अगर मान लीजिए इसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है तो पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी प्रकार के पदों की संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया कि किसी समानांतर श्रेणी को व्यापक रूप में लिखना हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d होता है। अब देखिए अगले फार्मूला की ओर चलते हैं हम। अगले फार्मूला, यानी जब किसी एपी का प्रथम पद, सार्वंतर, उसमें कितने पद है, अंतिम पद क्या है, ये सब दिया रहे तो माना एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी पदों की संख्या n अंतिम पद, या इसी को हम लोग एनवा पद भी बोलते हैं, एनवा पद ए एन। यानी किसी एपी का प्रथम पद, सार्व अंतर, पदों की संख्या और एनवा पद दिया रहे तो इसमें एक संबंध होता है, सूत्र होता है इससे कि एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी।
यानी किसी एपी का एनवा पद के सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी एपी का किसी एपी में प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या n, अंतिम पद यानी एनवा पद ए एन दिया हो तो इसमें एक संबंध होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर होता है सूत्र क्या जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर पदों की संख्या इसी में यदि पदों की संख्याओं का योग, पदों की संख्याओं का योग एस एन ज्ञात करना हो तो यदि पदों की संख्याओं का योग यानी पदों की संख्याओं का योग अगर एस एन ज्ञात करना हो तो इसमें एक संबंध होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फार्मूला प्रूफ भी होता है लेकिन हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला को ध्यान रखेंगे। एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो इसी को n बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी ए एन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से आप n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन को लिख सकते हैं और ए एन को ही हम लोग एल कहते हैं, अंतिम पद को एल से सूचित करते भी हैं। इसीलिए इसका फार्मूला को ध्यान रखेंगे कि आपको n बाई टू इंटू ए प्लस एल भी होता है। यानी एस एन का दो फार्मूला को ध्यान रखना है आपको। एक तो फार्मूला हो गया n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और दूसरा फार्मूला हो गया आपका n बाई टू इंटू ए प्लस एन, यानी एपी का ये n पदों का योग का फार्मूला हो गया। अब आगे देखिए इसी में है एपी के n पदों का योग, यानी आपको ये आ गया क्या सो देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा जाए तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, आगे आप बताते जाओ। अगर माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या n, अंतिम पद यानी nवां पद ए एन दिया हो तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर अगला है कि यदि पदों की संख्याओं का योग एस एन अगर ज्ञात करना हो तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इनका आप प्रूफ चाहते हैं कि फॉर्मूला प्रूफ किया जाए तो आप कमेंट करेंगे तो हम फॉर्मूला को प्रूफ कर देंगे। ऐसे आपको डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्लास 10th और क्लास 10th में तो पता ही है कि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आजकल आते हैं बनाने वाली प्रश्नों की संख्या आने वाली प्रश्नों की संख्या का आधा ही होता है। मतलब है कि आधे प्रश्न को बनाना है और शेष प्रश्न जो है आपको छोड़ देना है। तो इसमें फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आपको बनाने प्रश्न को सोल्व करने में सुविधा होगा। अब देखिए जब आपको एपी में उनके पदों का योग दिया रहे तो पदों का योग से संबंधित सूत्र यानी n पदों का योग दिया रहे, एपी के प्रथम 4 पदों का योग, 5 पदों का योग इस प्रकार से दिया रहे तो बनाना है। पदों के योग से संबंधित प्रश्न दिया रहे तो पदों के योग से
संबंधित प्रश्न दिया रहे तो, यानी पदों के योग से संबंधित प्रश्न दिया रहे तो आपको किस प्रकार से बनाना है ये देखिए। यानी पदों के योग से संबंधित माने प्रथम 3 पदों के योग के लिए प्रथम 3 पदों के योग दिया हो तो, प्रथम 3 पदों का योग दिया हो तो फॉर्मूला होता है यहां से a माइनस डी ए और a प्लस डी। प्रथम 3 पदों के योग के लिए फॉर्मूला होगा a माइनस डी ए प्लस डी। दूसरा प्रथम 4 पदों का योग दिया हो तो, अगर 4 पदों का योग दिया हो तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यदि आपको 4 पदों का योग दिया रहे तो a माइनस 3d a माइनस डी और a प्लस 3d का उपयोग करेंगे। और एक और जान लीजिए, प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग दिया है तो, प्रथम 5 पदों का योग दिया है तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d होता है। a माइनस 2d a माइनस डी a और a प्लस डी और a प्लस 2d होता है। ये तीनों फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है जी। अगर आपको कोई एक सीरीज अनुक्रम एपी में है और उसके प्रथम 3 पदों का योग अगर आपको दिया रहे तो फार्मूला लगाना है a माइनस डी a और a प्लस डी। प्रथम 4 पदों का योग दिया हो तो a माइनस 3d a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। और प्रथम 5 पदों का योग दिया है तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d सूत्र का उपयोग करेंगे। नहीं तो इस प्रकार से आपको इतने बताए हैं। अब आगे आपको इस पे कुछ प्रश्न को साथ में लेकर चलते हैं। इसमें कुछ नोट्स टिप्स ट्रिक्स भी आपको जानना होगा। इसमें क्या होता है जी, प्रथम पद नोट लिख के लिख लेते हैं ना, नोट लिख के लिख लेते हैं एक ही बार। नोट लिख के ये लिख लेते हैं नोट, जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सके। नोट एपी के किसी अनुक्रम का में एपी के अनुक्रम में एपी के अनुक्रम में प्रथम पद ए सार्व अंतर डी सार्व अंतर डी एनवा पद ए एन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है।
यानी एपी के अनुक्रम में प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद ए एन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, जबकि पदों की संख्या n हमेशा धनात्मक होता है। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं था। पदों की संख्या जो n होगा वो हमेशा क्या होगा जी, धनात्मक होगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक बार देखिए, हम जितना पढ़ाए आपको उसको एक बार रिकॉल करवा लेते हैं। यानी आपको हम आपको श्रेणी पढ़ाए। श्रेणी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आपको हम समानांतर श्रेणी केवल पढ़ाए। जीपी और एचपी को बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जान सकते हैं। तो समानांतर श्रेणी बताया कि संख्याओं का वैसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित। समानांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। परिमित समानांतर श्रेणी में क्या होता है? पदों की संख्या निश्चित होता है और अपरिमित में पदों की संख्या अनिश्चित होता है। फिर इसमें कोई अनुक्रम को प्राप्त करने के लिए जो संख्या जोड़ना अथवा घटाना पड़ता है वह संख्याएं आपको सार्वंतर कहलाता है। और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर को आपको डी से सूचित किया जाता है। और सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। फिर उसी में बताया है कि आप किसी एपी में प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या n और एनवा पद ए एन दिया रहता है। तो एक संबंध इसमें होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जब एस एन भी पूछा जाए, यानी एन पदों का योग पूछा जाए आपसे, तो एन पदों का योग बराबर होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने आपको कुछ प्रश्न को लेकर चलते हैं और ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में प्रयास करेंगे कि हम टाइप बाय टाइप बता दें। सभी प्रश्न को नहीं बताएंगे, हम टाइप बाय टाइप प्रश्न बता करके आपको आगे तक ले जाएंगे। और देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। आपको शुरुआत करते हैं यहां से आपको, और आप पूरा स्थिर से पढ़िए और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। जो प्रश्न हम बता देंगे आपको, अगर इस प्रश्न को आप समझ जाते हैं, अच्छे से बना पाते हैं, तो समझिए कि आपको किसी भी एग्जाम, साथ साथ क्लास 10th में तो आपको कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं इस चैप्टर से। देखिए, एग्जाम्पल का एक प्रश्न है जो लेते हैं आपके पास है कि एपी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के प्रथम पद के ज्ञात करना है आपको। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। यानी किसी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। यह अनुक्रम दिया है, इस अनुक्रम का प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करने के लिए हम बताए कि किसी भी अनुक्रम का जो फर्स्ट में ही रहता है, शुरू में जो दिया रहा है संख्या को प्रथम पद बोलते हैं। तो इसमें जो है प्रथम पद आपका जो आ गया, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए बराबर आ गया आपका 3/2।
आपको हम बताए कि सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हो। सार्व अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। अब देखिए जो शुरू में दिया हुआ है उसको बोलेंगे A1, उसके बाद वाले को A2, A3, A4, A5, A6, इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। यानी जो भी शुरू में दिया रहे उसको A1 यानी प्रथम पद कहते हैं, उसके बाद वाले को दूसरा पद, बाद वाले तीसरा पद, इसी प्रकार से आगे आपको पदों की संख्या को बढ़ाते जाना है, यानी A2 माइनस A1। अब यहां से देखिए ये हुआ A1, A2, A3, A4। A1 की जगह, A2 की जगह पर है 1/2 माइनस, और A1 की जगह पर है आपका 3/2। यहां से आप एलसीएम लोगे, दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, यानी 1 माइनस 3, यानी बचेगा -2/2, कैंसिल कीजिएगा होगा -1। यानी इस अनुक्रम यानी एपी का प्रथम पद 3/2 और सार्वंतर -1 आ गया। फिर इसको समझ लीजिए एक बार, जो फर्स्ट में ही दिया रहे वह इस अनुक्रम का प्रथम पद कहलाएगा, और प्रथम पद फर्स्ट में 3/2 है तो प्रथम पद भी क्या हुआ 3/2, यानी जो शुरू में दिया हो वह उस एपी का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कहलाएगा। सार्वंतर बताए थे, सार्वंतर होता है A2 माइनस A1, तो दूसरा में से पहला को घटा देने से प्राप्त संख्या सार्वंतर होता है आपका। प्राप्त संख्या क्या होता है जी आपका सार्व अंतर होता है, प्राप्त संख्या सार्व अंतर होता है। अब देखिए इसमें चैप्टर में जो है 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी है कि प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम कितने पद लिखना है आपको 4 पद लिखना है। एक टाइप का प्रश्न हो गया टाइप 2, यानी A बराबर आपको है 10 और D बराबर है 10, तो इसका प्रथम पद लिखिए, इसका प्रथम 4 पद लिखिए। इस एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, 4 पद लिखिए। इस एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। आप इस एपी का प्रथम 4 पद जब लिखने का प्रयास करोगे, तो हम अभी बताए थे आपको एपी का व्यापक रूप, जब जनरल फॉर्म एपी को व्यापक रूप में हम लिखने के लिए बताए थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। यानी आपको जब हम एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, एपी के प्रथम 4 पद, तो क्या होता है जी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हुआ एपी के प्रथम 4 पद को लिखने का तरीका जी। तो एपी के प्रथम 4, पहला पद कितना है आपको 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10। जब इनको आप सोल्व करेंगे तो यहां से होगा 10, 10 10 20, 10 दूनी 20 और 10 30, 10 या 30 और 10 40। ये एपी के आपका प्रथम 4 पद आ गया। तो एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद आपको इसके लिए सूत्र होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इसी प्रकार से जितने पद आपको कहा जाए उतने पद के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करके आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप उपयोग करके बना सकते हैं। एक प्रश्न और भी इसी से लेते हैं जिसमें 4 पद लिखना हो, जिसमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे। किसी भी अनुक्रम का प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे तो उस अनुक्रम का पदों की संख्या ज्ञात करना आसान होता है। एक और प्रश्न लेते हैं, ले लेते हैं इसका 2, a बराबर है -2 और d बराबर है 0। इसका प्रथम 4 पद लिखेंगे। इसका जब आप प्रथम 4 पद लिखेंगे तो होगा a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए की जगह पर -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0। अब देखिए यहां से प्रथम पद -2 था और डी 0 था। जहां जहां पे प्रथम पद ए दिया है वहां पे -2 दिए हैं, कॉमन डिफरेंस 0 था, यानी सार्वंतर 0 है, तो वहां पे हमने 0 दे दिए हैं। अब यहाँ जब सोल्व आप करेंगे तो होगा -2 2 इंटू 0 0 0 -2 और -2, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 होगा, 0 प्लस -2 यानी होगा -2 ही हो जाएगा। अब इसमें बताते हैं आपको 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में है a बराबर 4 है और d बराबर -3 है, तो 4 पद को लिख लेंगे, इसमें भी 4 पद ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से चौथा है, चौथा हम बता देते हैं a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। a बराबर -1 है और d बराबर है -1/2। इस ये आप 3 नंबर अपने से बना लेना, 4 नंबर बता देते हैं। AP के प्रथम 4 पद लिखना है, तो AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब देखिए जहां पर a है वहां पे a दीजिए, a का मान दीजिए, जहां पर d है d का मान दीजिए, और इस प्रकार से आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने से आपको पता चलेगा कि AP के प्रथम 4 पद क्या क्या हो सकता है। a की जगह पे -1 दीजिए, -1 और +1/2 दीजिए, कोमा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 दीजिए, कोमा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 दीजिए। यहां से हो गया -1। जब इसको सोल्व करेंगे तब 2 इंटू -1 यानी -2 और +1 बचेगा -1/2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में से 1 घट गया, क्या बच गया 0। और यहाँ से होगा 2 इंटू -1 -2 और +3, यानी यहाँ से आ गया आपका 1/2। ये आपका AP के प्रथम 3-4 पद को ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार से और भी प्रश्न है, एक और जो लगता है थोड़ा विद्यार्थी को थोड़ा प्रॉब्लम हो, वैसा प्रश्न है 5 नंबर। a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25, यानी आपको a बराबर है -1.25 और d बराबर है -0.25। अब इसको हमको AP के प्रथम 4 पद को लिखना है। तो AP जब हम प्रथम 4 पद लिखेंगे, पहले AP के प्रथम 4 पद को लिखते कैसे हैं उसको जानना होगा आपको। हमने पहले ही बता दिए हैं कि व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं। AP को जब व्यापक रूप में लिखना हो तो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यानी 4-5 जितने भी पद में लिखना पड़े। तो AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद AP के प्रथम 4 पद क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। AP के प्रथम 4 पद के लिए फॉर्मूला हो गया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब इसमें सारा वैल्यू को देखकर रखिए, पुट करेंगे वैल्यू को। a की जगह पर देंगे -1.25 -1.25 प्लस -0.25, कोमा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, कोमा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। जब आप इतने को सोल्व करेंगे ये -1.25
अब यहां से देखिए सोल्व कीजिएगा आप, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.25 में प्लस 0.25 माइनस जोड़ दीजिएगा, हमारे पास प्लस होता है, चिन्ह माइनस का आएगा, -1.50। तब यहाँ जोड़ेगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1.75। जब आप यहाँ सोल्व के 25 या 75 25 ये आपका 2.0, और ये एपी के प्रथम आपको इस प्रकार से, एपी के प्रथम आपको इस प्रकार से 4 पद, इतने को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो एपी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने के लिए आ गया है। एपी के प्रथम 4 पद आप ज्ञात कर लो, इस प्रकार से आपको एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने आ गया है। अगर आपको लिखना हो, बनाना हो, तो वीडियो को रोक कर यानी पॉज करके आप उसको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। कहीं समझ में ना आवे आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हम समझ में नहीं आया है, तो पुनः हम प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीका से बता करके आपको फिर हम आगे बढ़ें, और वीडियो जो भी जैसा हो, अगर आपको पसंद आ रही हो तो थोड़ा उसको शेयर करें, और नहीं तो भी देखिए कि आप वीडियो कैसे बना रहे हैं हम। और ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलिए अब देखिए, अब हम 3 नंबर में है। 3 नंबर प्रश्न है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए ये 5.1 है, चैप्टर बता रहे हैं 5.1 में 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। एपी में दिया है इसका हमको प्रथम पद और तथा सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। प्रथम पद और सार्वंतर को जब आपको लिखना है तो क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले ये बहुत सारा आसान प्रश्न है। 3 1 -1 -3। दूसरा प्रश्न लेते हैं, ले -5 -1 3 7, इसको भी डॉट डॉट कर लीजिए। और तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3। एक और प्रश्न है, उसको भी ले ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 1.7 2.8 3. अब इस प्रकार का प्रश्न दिया है, और इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आपको इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। हम बताए थे प्रथम पद कहेंगे किसी भी अनुक्रम का जो फर्स्ट में ही दिया रहे उसी को बोलते हैं प्रथम पद। जो फर्स्ट में दिया रहे, जो भी फर्स्ट में दिया है, जैसे 3 है -5 है 1/3 है, ये जो शुरू में दिया हुआ उसका प्रथम पद कहलाएंगे। और प्रथम पद का उसको ए से सूचित करते हैं। तो इस एपी का अगर बनाना हो तो इस एपी का प्रथम पद कितना होगा? इसका प्रथम पद को ए से दिखाते तो प्रथम पद हो गया 3। फिर आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। जब आपको सार्वंतर डी बराबर हम बताए हैं कि होता है फॉर्मूला A2 - A1। A2 है 1 और A1 है 3, यानी हो गया -2। तो इस एपी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर कितना आ गया 2। फर्स्ट में ही जो लिखा था उसी को प्रथम पद कहते हैं। सार्वंतर जो होता है दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यानी A2 - A1 को। 2 नंबर में इसी में भी प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका -5।
सार्व अंतर को d से दिखाते हैं, d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। आपको एक ही प्रश्न बनाना होगा, दो प्रश्न बनाना, इस प्रकार से आप लिखेंगे। हम थोड़ा आपको प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, इसलिए a बराबर -5 और d सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, d बराबर हो गया a2 माइनस a1। यहाँ से a2 का मान हो गया -1 माइनस a1 के मान है -5, यानी वो -1 माइनस माइनस प्लस 5 यानी आ गया आपको 4, यानी सार्वंतर आपको आ गया 4। इसमें जो है आपका प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, और यहाँ से आप a2 का मान दोगे तो 5/3 माइनस 1/3। 5/3 में से 1/3 को माइनस कीजिएंगे, एलसीएम तो इसका होगा 3, तो 5 माइनस 1 होगा 4, यानी 4/3 आ गया। इसका सार्वंतर आ गया 4/3। और एक प्रश्न ये 4 नंबर भी है, इसका प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, इसलिए a बराबर हो गया 0.6 और सार्व अंतर को d से सूचित करते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है 1.7 माइनस a1 का जो मान होगा 0.6। 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे आप तो 1.1, ये आपका आ गया सार्वंतर। इस प्रकार से इस चारों प्रश्न का आपको हम प्रथम पद और सार्वंतर बताए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। और इसमें एक अंतिम प्रश्न है जो आज बताएंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और है तो इनका सार्वंतर बताइए, फिर इसके अगले 4 पद लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न है, तो अगर आप इसको उतार सकते हैं। एपी का हम 2-3 वीडियो बनाएंगे जी, इसमें टोटल एपी को कवर कर लेंगे। जितने भी एपी का प्रश्न है वो सब हम आपको कवर कर लेंगे। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न में जो है कि है कौन एपी में है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसके 3 पद और पद लिखिए, इसके 3 और पद लिखिए। पहले है 4 नंबर में इसी में कि एपी में है कि नहीं है, तो जांच कीजिए। यदि एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके और इसके 3 और पद लिखिए। चौथा प्रश्न यही है कि अगर ये एपी में है तो आप इसको बताइए कि एपी में है, और है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और अगले पद लिखिए। इसे प्रश्न एक ही लेते हैं। पहले प्रश्न 1 है 2, 4, 8, 16। प्रश्न 2 है 2, 5/2, 3, 7/2। और प्रश्न 3 है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब इसको हमको पहले क्या करना है, ये जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। कोई भी अनुक्रम को एपी में होने के लिए उस अनुक्रम का सार्व अंतर हर बिंदु पे समान होनी चाहिए। सार्व अंतर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए जांच करते हैं कि सार्व अंतर बराबर है कि नहीं है।
सार्वंतर बराबर होना चाहिए नहीं। तो देखिए सार्वंतर ये आपका होगा कहलाएगा A1, ये A2, A3, A4, हर जगह A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3 और A4 कहलाएगा ना। यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ था, यहाँ भी डॉट डॉट दिया हुआ है, नहीं लिख पाए। अब इसमें हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 आप फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 की जगह पर है 4, A1 की जगह पर 2, तो बचा 2। D2 ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2, A3 की जगह पर 8 लिखेंगे, 4, ये आ गया आपका 4। हम ज्यादा जांच भी, जहां ये कॉमन डिफरेंस समान नहीं आता है वहीं पे छोड़ देंगे, इसे आगे भी जांच कर सकते हैं। लेकिन D1 बराबर D2 ना, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो वह एपी सीरीज एपी में नहीं होगा, यानी D1 नॉट इक्वल D2, D1 नॉट इक्वल D2, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। दिया गया अनुक्रम एपी में बन गया। अगर ये एपी में होता तो इसका सार्वंतर और अगला 3 गो पद को और हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न में यही आपका हो गया A1, A2, A3, A4। आपको A1, A2, A3, A4 हो गया। अब इसको जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं, कोई अनुक्रम एपी में है कि नहीं है, इसके लिए जांच करते हैं। तो हम लोग जांच में यही करते हैं कि कॉमन डिफरेंस हर जगह ज्ञात करेंगे और समान आ जाता है तो अनुक्रम एपी में होगा, यानी D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की जगह पर है 5/2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, अब माइनस 5, 1/2। अगर आप D2 ज्ञात करते हैं तो होता है A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2, यानी यहाँ भी सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। अगर आप D3 ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3, A4 है 7/2 माइनस 3, सोल्व करेंगे आपको आएगा 1/2। यानी यहाँ से क्या आया, D1, D2, D3 बराबर 1/2, मैंने हर जगह कॉमन डिफरेंस बराबर आया, यानी सार्वंतर 1/2 आया। सार्वंतर 1/2 आया, लिखेंगे अतः यह एपी में है। एपी में है तो क्या ज्ञात करना है आपका, सार्व अंतर। एपी में है तो सार्व अंतर डी बराबर जो आएगा 1/। अब कहा जाए कि इसके अगला 3 पद क्या है और इसके 3 पद को लिखिएगा, यानी इसका अगला 3 पद लिखना है। अगला जब 3 पद लिखेंगे तो इससे प्रतीत होता है कि हर में 1/2 जोड़ करके उतना है, तो 1/2 इस बार आप जोड़िएगा तो होगा 8/2, यानी कितना आएगा 4। 4 में 1/2 जोड़िएगा तो आएगा आपका 9/2। 9/2 में आप 1/2 जोड़िएगा तो आएगा 5। इसी प्रकार से आपका अगला 3 पद हो गया। अगला 3 पद हो गया आपका। इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में ये हुआ आपका A1, A2, A3, A4। जब यहां से आप D1 ज्ञात करोगे तो यही लिखोगे A2 माइनस A1। A2 के जगह पर लिखेंगे आप -3.2 माइनस 1.2, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, यानी प्लस में 1/2
1.2 और माइनस में 3.2, यानी यहाँ बचेगा आपको माइनस के 2। अगर आप D2 ज्ञात करते हैं तो फार्मूला होगा A3 माइनस A2। A3 देखिए कितना है, -5.2 माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी बचेगा आपको -2। D3 ज्ञात करोगे तो होगा A4 माइनस A3, और A4 आप वहां से देख कर अगर आप देते हैं तो -7.2 माइनस 5.2, माइनस माइनस प्लस, ये भी आएगा आपको -2। यहाँ से क्या होगा जी, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -2, यानी D1 D2 D3 सभी बराबर आपको आ गए। जब सब ये बराबर आ गया तो ये AP में होगा। लिखेंगे हाँ